दो दो पति वाली संस्कारी जेठानी। एक मध्यम वर्गीय घर के सुंदर हॉल में सतीश, कमला, दीपक और आकाश सोफे पर बैठे होते हैं, जहां उनके ठीक सामने काजल के माता और पिता बैठे हुए थे। रेनू ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर सबको बड़े ही आदर से परोस रही होती है। भाई साहब, हमें तो बस यही उम्मीद है कि हमारी छोटी बहू भी हमारी इसी बड़ी बहू जैसी ही संस्कारी मिले। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए सतीश जी, हमने अपनी बेटी काजल में कूट कूट के संस्कार भरे। जहाँ भी जाएगी वहाँ खुशियों का उजाला ही भर देगी। अगर ऐसा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। रिश्ता पक्का करने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लो देवरानी जी, क्योंकि परिवारों के इन उम्मीदों का बोझ दुनिया के सभी बोझों से काफी भारी होता है। जेठानी जी, आप चिंता मत करिए। अगर आप जैसी समझदार और संस्कारी जेठानी मेरे साथ होंगी तो मैं यह बोझ आपके साथ मिलकर बहुत आसानी से उठा लूंगी। देखिए, दोनों बहुओं में अभी से कितना प्यार दिख रहा है। सभी लोग एक साथ हंसने लगते हैं। सतीश और कमलेश मिलकर दोनों का रिश्ता पक्का करके खुशी खुशी घर लौट आते हैं, जहां अगले दिन रात में आकाश अपने बिस्तर पर लेटे हुए काजल से फोन पर बात कर रहा होता है। सुनो ना, जब आप सब लोग मुझे देखने आए थे तो वहाँ आपकी बड़ी भाभी की बहुत तारीफें हो रही थी। सब कह रहे थे कि वो बहुत संस्कारी हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सच बात है। भाभी सच में इस घर की लक्ष्मी हैं। भैया और पापा तो उनकी बात कभी टालते ही नहीं हैं। मुझे भी तो बताइए उनके संस्कार के बारे में। मैं कैसे उनकी तरह ही संस्कारी बहू बनूं? देखो, मेरी भाभी मेरे भैया से बहुत प्यार करती हैं और उनका बहुत ख्याल रखती हैं। उनके अलावा मम्मी पापा, मेरा और प्रीति का सबका ध्यान वही रखती हैं। अकेला ही पूरा घर संभालती हैं वो, और आज तक किसी को भी उन पर उंगली उठाने का एक छोटा सा मौका भी नहीं मिला। तुम आओगी तो खुद ही समझ जाओगी। ठीक है, अब तो मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है। सच कहूँ तो मैं अब तुमसे ज्यादा अपनी होने वाली जेठानी जी से मिलना चाहती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और काजल और आकाश की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। काजल गृह प्रवेश करके अंदर आती है। अगले दिन घर के हॉल में मुंह दिखाई की रस्म चल रही होती है, जहां आसपास की औरतें काजल को उपहार दे रही थीं। तभी शोभना, कमला जी, आपकी छोटी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। बड़ी बहू तो संस्कारी थी, छोटी भी बहुत भाग्यशाली लग रही है। हाँ, मेरी दोनों बहुएं मेरे घर की रौनक है। मुंह दिखाई के बाद में मेहमान चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सुबह के समय काजल अपने कमरे में बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही होती है। रेनू हाथ में चाय का कप लेकर आती है और काजल से, काजल, उठ जाओ छोटी, सुबह के 7 बज गए हैं। ये लो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ, आराम से पी लो। अरे जेठानी जी, आप क्यों मेरे लिए चाय लेकर आई? अरे, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, कुछ दिन आराम करो। मैं ये चाय यही टेबल पर रख रही हूँ, तुम पीकर नीचे आ जाना। रेनू चाय रखकर कमरे से चली जाती है। तभी आकाश बाथरूम से तौलिया लेकर निकलता है और काजल की तरफ देखते हुए, काजल, तुम्हें थोड़ी जल्दी उठकर किचन में उनकी मदद करवानी चाहिए। हाँ, बस जा ही रही हूँ। थोड़ी देर के बाद काजल किचन में आती है तो रेनू उसे देखकर सब्जियां काटते हुए, अरे देवरानी जी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई तुम? मैंने तो कहा था ना कि थोड़ा आराम कर लेना। नहीं जेठानी जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ऐसा कहकर काजल रेनू के साथ खाना बनवाने लगती है। दोपहर के समय घर के हॉल में प्रीति सोफे पर बैठकर मैगी खा रही थी कि तभी अचानक उसके गले में मैगी फंस जाती है और वो खांसते हुए, अरे भाभी, जल्दी से पानी दो ना, गले में बहुत तेज ठसका लग रहा है। तभी काजल दौड़कर पानी ले आती है और अपनी ननद को दे देती है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं, जहां एक दिन घर के सारे नल सूखे पड़े थे। सतीश हॉल में बेचैनी से टहल रहा होता है और कमला सोफे पर बैठकर पंखा चल रही होती है। तभी सतीश, अरे, इस गर्मी ने तो जान निकाल दी है। ऊपर से टंकी में एक बूंद पानी भी नहीं है, नगर निगम का पानी भी नहीं आया। आकाश, जरा नगर निगम के दफ्तर में फोन तो लगा, उनसे कहे कि हमारे इलाके में तुरंत एक पानी का टैंकर भेजें। तभी रेनू हाथ में चाय का ट्रे लेकर आती है और अपने ससुर को चाय देते हुए, पापा जी, आप परेशान मत होइए, मैंने नगर निगम के अधिकारियों को फोन कर दिया है, टैंकर थोड़ी देर में आता ही होगा। ये लीजिए, आप गर्मा गर्म चाय पीजिए। अरे बहू, मैं यहाँ पानी ना होने की वजह से इतनी टेंशन में हूँ और तुम्हें इस वक्त भी चाय की पड़ी है। पापा जी, परेशानी तो है, लेकिन उस परेशानी को हल करने के लिए मैं खड़ी हूँ ना। आप क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? आप बस चाय पीजिए। काजल हॉल में खड़ी होकर रेनू की ये बात सुनकर मन ही मन, जेठानी जी तो सच में पूरे परिवार का कितना ख्याल रखती है।
इतनी बड़ी मुसीबत में भी उन्होंने पापा जी को शांत कर दिया। अगले दिन रेनू अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जा रही होती है। उसी वक्त काजल भी अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आते हुए। अरे ये अचानक इतना तेज पेट दर्द और कमर दर्द क्यों शुरू हो गया? ओहो, लगता है पीरियड्स आ गए। काजल दर्द से कराहते हुए तेजी से बाथरूम की तरफ भागती है। रेनू काजल को यूं ही हड़बड़ी में अंदर जाता देख उसके कमरे में आ जाती है। तभी काजल वॉशरूम से बाहर निकलती है। क्या हुआ काजल, तुम अचानक ऐसे अंदर क्यों भागी? मुझे बताओ, क्या तकलीफ है तुम्हें? कुछ नहीं जेठानी जी, बस ये पीरियड्स का दर्द है। मुझे हर महीने काफी क्रैम्प्स आते हैं ना। रेनू तुरंत आगे बढ़ती है और काजल के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे वापस बिस्तर पर आराम से लिटा देती है। तुम चुपचाप यहीं लेटी रहो। तुम एक लड़की हो और मैं भी एक लड़की हूँ। पीरियड्स का ये दर्द मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। तुम बस आराम करो, आज घर का सारा काम मैं अकेले ही संभाल लूंगी। रेनू किचन में जाती है और अकेले ही खाना बनाने लगती है। फिर झाड़ू पोछा और बर्तन धो देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात के समय दीपक ऑफिस का बैग लिए घर के अंदर आता है। रेनू मॉप से पोछा लगा रही होती है, जहाँ दीपक चुपके चुपके पीछे से आकर रेनू को कमर से पकड़ लेता है। अरे ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मुझे। घर में देवर और नई नवेली देवरानी भी है। अगर उन्होंने हमें इस हालत में देख लिया तो वो हमारे बारे में क्या कहेंगे? दीपक हंसते हुए रेनू को छोड़ देता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। हॉल के पिलर के पीछे छिपी काजल ये सब देख रही होती है। मेरे जेठ जेठानी जी के बीच में कितना सच्चा प्यार है। जेठानी जी हर रिश्ते को कितनी खूबसूरती से निभाती है। उसी समय प्रीति घर की बालकनी में खड़ी होकर अपने मोबाइल पर बहुत धीरे धीरे किसी लड़के से हंसकर बात कर रही थी। तभी इधर से रेनू और उधर से काजल चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती हैं। अरे भाभी, आप दोनों यहाँ? वो मैं बस अपनी सहेली से कॉलेज के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। देखो ननन जी, इस उम्र में किसी लड़के से बात करना या दोस्ती होना बहुत आम बात है, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि कौन लड़का तुम्हारे किस मकसद की वजह से करीब आ रहा है। हाँ प्रीति जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही है। तुम अभी बहुत नासमझ हो, दुनियादारी के बारे में ज्यादा नहीं जानती। भाभी जी, मैं आपकी ननंद हूँ। मैंने आप दोनों से ही संस्कारों के दायरे में रहना सीखा है। भला मुझसे ऐसी गलती कभी हो सकती है क्या? ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों बहुएं नीचे आती हैं तो देखती हैं कि कमला नई पड़ोसन से बात कर रही थी। अरे मैंने आपको पहचाना नहीं बहन जी। हाँ जी, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। आपके घर में जो 2 घर छोड़कर नया मकान बन रहा है ना, वो हमारे ही है। अब उसका काम कंप्लीट हो गया है, बस आपको ये मिठाई देने आई हूँ। अच्छा, वो मकान आपका है? तभी अपनी दोनों बहुओं को हॉल में देखकर कमला निर्मला से, अरे आप मेरी इन दोनों बहुओं से मिलिए। रेनू और काजल आगे बढ़कर निर्मला के पैर छूती हैं और निर्मला दोनों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे देती है। बहुत बहुत बधाई हो नए घर की। बैठिए, मैं आपके लिए किचन से गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा भी इकलौता बेटा है जिसकी शादी अभी नहीं हुई है। जब मैं यहाँ पूरी तरह शिफ्ट हो जाऊंगी तो उसे आप सबसे जरूर मिलवाऊंगी। ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं, जहाँ किचन में रेनू और काजल मिलकर पनीर का पुलाव और बिरयानी तैयार करके बर्तनों में निकाल रही होती हैं। रेनू बिरयानी का भारी बर्तन अपने दोनों हाथों में उठाकर जैसे ही हॉल में आती है, उसी समय निर्मला अपने बेटे रोहित के साथ अंदर आते हुए, कमला जी देखिए, आज मैं अपने बेटे रोहित को भी साथ लेकर आई हूँ। आपसे कहा था ना कि इसे जरूर मिलवाऊंगी। रेनू की नजर जैसे ही रोहित के चेहरे पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह खुली रह जाती हैं और हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगते हैं। रेनू के हाथों से बिरयानी का भारी बर्तन छूटकर सीधे फर्श पर गिर जाता है। चारों तरफ खाना बिखर जाता है। रेनू बिना पलक झपकाए सिर्फ रोहित को ही घूरती रहती है। रोहित भी रेनू को देखकर दंग रह जाता है। रोहित, मैंने आपसे बताया था ना कि ये दोनों बहुएं बहुत संस्कारी है। काफी तारीफें सुनी है मैंने इनके बारे में। बस तू भी अपने लिए ऐसी ही बहू ढूंढ कर लाना जो मेरी खूब सेवा करे। ये रेनू यहाँ कैसे? ये इस घर की बड़ी बहू है। ये क्या हो रहा है भगवान? काजल, मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है। लगता है मेरी तबीयत अचानक बहुत खराब हो रही है। मैं अभी अपने कमरे से आती हूँ। रेनू बदहवास हालत में अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। काजल फर्श पर बिखरा हुआ खाना साफ करने लगती है। लगता है जेठानी जी को गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हुआ होगा। मैं मेहमानों को खाना सर्व करके उनके कमरे में कुछ पीने के लिए लेकर जाती हूँ। इधर काजल मेहमानों और परिवार वालों को खाना सर्व कर रही होती है। उधर रेनू बेचैन होकर बिस्तर पर बैठी अपने आप से बातें करते हुए, नहीं, ये नहीं हो सकता। रोहित यहाँ कैसे आ सकता है? ये सब भगवान मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था।
अगर इस घर के लोगों को सच पता चल गया तो मेरा हंसता खेलता परिवार एक पल में बिखर जाएगा। बाहर डाइनिंग टेबल पर सतीश, कमला, आकाश और निर्मला के साथ रोहित डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। काजल सबको बड़े ही आदर से खाना परोस रही होती है। अरे छोटे बहू, कहाँ गई तुम्हारी जेठानी? उन्हें भी तो बाहर बुलाओ, हम उनसे भी तो ठीक से मिले। हाँ काजल, जाकर देखो रेनू को क्या हुआ। काजल पानी का एक ग्लास लेकर रेनू के कमरे के अंदर आती है। रेनू बेड के पास खड़ी होकर पागलों की तरह खुद से ही बड़बड़ा रही होती है। उसे देखकर काजल मनी मन, डिहाइड्रेशन में आदमी इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है क्या? जेठानी जी तो पूरी तरह अपने होश खो चुकी है। काजल तेजी से आगे बढ़ती है और रेनू को पानी का ग्लास देती है। रेनू पानी पीकर बिस्तर पर बैठ जाती है। तभी काजल रेनू से, अरे जेठानी जी, क्या हो गया आपको? लगता है शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो गई है। अरे अरे कुछ नहीं हुआ काजल, मुझे लगता है कि अचानक मेरा बीपी बहुत लो हो गया था और इतनी तेज गर्मी भी तो पड़ रही है। अच्छा, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। आप चुपचाप यहीं बैठो और आराम करो। मैं अभी आपके लिए ORS का घोल या नॉर्मल नींबू पानी लेकर आती हूँ। काजल अपनी जेठानी को ORS का घोल देकर उसे आराम करने के लिए कहकर चली जाती है। वहीं अगले दिन दोपहर के समय रेनू किचन में अकेले खड़ी होकर सोचते हुए सब्जियां काट रही होती है। रोहित अब मेरा पड़ोसी बन चुका है। वो जब चाहेगा मेरे परिवार के सामने आकर सब कुछ सच उगल देगा। मैं अपनी जिंदगी को कैसे बचाऊं? ख्यालों में खोए होने के कारण रेनू के हाथ से चाकू फिसल जाता है। उसकी उंगली पर गहरा कट लग जाता है। खून तेजी से बहने लगता है, लेकिन रेनू को दर्द का एहसास तक नहीं होता। तभी काजल किचन में आती है और ये सब देखकर चाकू छीनते हुए, अरे जेठानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? आपका ध्यान आखिर है कहाँ? काजल तुरंत रेनू की कटी हुई उंगली को अपने हाथ से जोर से दबा देती है ताकि खून रुक सके। उंगली कितनी गहरी कट गई है और खून कितना ज्यादा बह रहा है? आपको जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है क्या? आप किन ख्यालों में खोई हुई हैं? नहीं नहीं काजल, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी अंदर कमरे में जाकर बैंडेज लगा लेती हूँ, तुम काम करो। रेनू घबराकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। काजल को रेनू का ये व्यवहार बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो उसे टालकर फिर से काम में लग जाती है। शाम के समय दीपक ऑफिस से घर आता है। वो हॉल में रेनू को देखकर मजाक में उसकी कमर में चिमटी काटते हुए गाल खींचने लगता है, लेकिन रेनू बिना कोई रिएक्शन दिए पत्थर की तरह खड़ी रहती है। अपने कमरे से बाहर निकल रही काजल ये सब देखकर अपने आप से कहती है, न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि जब से वो नई फैमिली हमारे पड़ोस में रहने आई है, तब से जेठानी जी के बिहेवियर में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। आखिर ऐसी क्या बात है जो जेठानी जी मुझसे छुपा रही है और बता नहीं रही? आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है कि वो अपना होश खो चुकी है और इतनी होपलेस हो गई है? कोई बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। शाम को काजल सीधे रेनू के कमरे में जाती है, जहां रेनू खिड़की के बाहर देख रही होती है। जेठानी जी, क्या बात है? मुझे साफ साफ बताइए ना, कौन सी ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाई जा रही है? काजल देखो, अब तुम मुझसे ये फालतू की बातें मत करो। मुझे कोई परेशानी नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ तुम यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। काजल हैरान होकर रेनू का चेहरा देखती रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप कमरे से बाहर आते हुए मनी मन, जेठानी जी ने मुझसे आज से पहले कभी इस तरह ऊंचे लहजे में बात नहीं की। उन्हें क्या हो गया है? जरूर कोई बहुत बड़ी बात है जिसे वो छुपा रही है। लेकिन आप भले ही मत बताओ जेठानी जी, मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। दोपहर के वक्त घर के बाहर आंगन में आकाश और रोहित खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते हैं। काजल दरवाजे के ओट में खड़ी होकर चुपचाप उनकी बातें सुन रही होती है। देखिए आकाश जी, हम इस मोहल्ले में बिल्कुल नए नए आए हैं। मैं यहाँ किसी को ज्यादा जानता भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ही दोस्ती कर ली जाए। अरे रोहित भाई, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझसे बात करने चले आए। पड़ोसियों का तो आपस में मेलजोल होना ही चाहिए। आप जब चाहें हमारे घर आ सकते हैं। बातें करने के बाद आकाश हंसते हुए अपने घर के अंदर आ जाता है। रोहित जैसे ही मुड़कर बाहर जाने लगता है, पीछे से रेनू, जो कि छत से उन्हें बातें करते हुए देख रही थी, तेजी से दौड़ती हुई आती है और आंगन में आकर रोहित का हाथ पकड़ लेती है। रोहित, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। मैंने उस वक्त तुम्हारा इतना इंतजार किया था, तब तो तुम लौट कर नहीं आए, और अब जबकि मेरा घर बस गया है तो तुम यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद करने वापस आ गए। रेनू, मेरी बात तो सुनो। तुम जैसी स्थिति समझ रही हो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो बस, तुमने पहले मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मेरे ये सुखी घर भी बर्बाद करना चाहते हो। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी, समझे? तुम चले जाओ यहाँ से। दीवार के पीछे छिपी काजल ये सब देख रही थी। ये सब सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं।
इससे पहले कि काजल उनके पास पहुंचे, रोहित वहां से तेजी से निकल जाता है और रेनू चुपचाप अंदर आ जाती है। अगले दिन रेनू बहुत ही घबराई हुई हालत में सीढ़ियों से छत की तरफ जा रही होती है। काजल दबे पांव उसके पीछे पीछे छत पर पहुंचती है। छत पर कपड़ों के पीछे रोहित खड़ा हुआ होता है। रेनू उसके पास जाकर बहुत ही दबी और गुस्से वाली आवाज में बात करती है। क्या है रोहित, तुम यहाँ छत पर क्या लेने आए हो और क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? जाओ यहाँ से तुरंत। अगर तुम्हें इस घर में किसी ने भी मेरे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रेनू, मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, और अभी तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे घर वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगा। आखिर ये आदमी है कौन जिससे जेठानी जी इतना ज्यादा डर रही है? या आखिर इनसे क्या लेने आया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रेनू हाथ छुड़ाकर दौड़कर नीचे चली जाती है। काजल भी उसके पीछे पीछे नीचे आ जाती है। काजल रेनू के कमरे में जाती है और उसे परेशान देखकर, क्या हो जेठानी जी, आप काफी परेशान लग रही है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जेठानी जी चलिए ना, हम दोनों बाजार चलते हैं, थोड़ा घूम भी आएंगे और घर का कुछ जरूरी सामान भी ले आएंगे। नहीं काजल, मैं कहीं नहीं जा रही। मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तुम्हें जो लाना है तुम खुद ही जाकर ले आओ। अरे जेठानी जी, काफी दिन हो गए हैं, आपने इस घर से बाहर कदम तक नहीं निकाला। आप हर वक्त बहुत परेशान लगती है। चलिए ना मेरे साथ बाहर, थोड़ी ताजी हवा लगेगी तो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। काजल, मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? तभी अचानक दरवाजे से रोहित और उसकी मां निर्मला की आवाज गूंजती है। कोई है घर में? रोहित की आवाज सुनते ही रेनू के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। वो पूरी तरह हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी काजल बाहर आती है और रोहित और उसकी मां को देखकर, अच्छा, तो अब जाकर मुझे सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ गया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये आदमी जेठानी जी का एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसकी वजह से वो इस कदर परेशान रहती है। उन्हें डर है कि अगर ये उनकी लाइफ में वापस आ गया तो उनका ये हंसता खेलता घर टूट जाएगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जेठानी जी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। उधर कमला भी बाहर आ जाती है और उन दोनों से काफी देर तक बैठकर बातें करती है। ऐसे ही रात के लगभग 11 से 12 बज रहे होते हैं। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ होता है, लेकिन काजल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बैल्कनी में टहलने चली जाती है। तभी रेनू दबे पांव दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। इतनी रात को जेठानी जी चुपके से बाहर कहाँ जा रही है? मुझे तुरंत इनके पीछे जाना होगा। काजल चुपचाप रेनू के पीछे पीछे गली के नुक्कड़ तक पहुंचती है, जहां अंधेरे में रोहित खड़ा हुआ था और उसने रेनू का हाथ जोर से पकड़ रखा होता है। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? देखो रोहित, जो कुछ भी हमारे बीच था मैं वो सब भूल चुकी हूँ, और उस वक्त गलती तुम्हारी थी, मेरी नहीं थी। इसलिए अब मेरा पीछा छोड़ दो। अच्छा हुआ तुम मेरे मैसेज करने पर यहाँ आ गई, वरना तुम नहीं आती ना तो मैं तुम्हारे घर आ जाता और तुम्हारे घर वालों को सारी बातें बता देता। देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी बात मान लो और मेरे साथ भाग चलो। जो मैं सोच रही थी ये तो बिल्कुल वही निकला। ये नीच आदमी मेरी जेठानी जी को ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अभी से सबक सिखाती हूँ। तभी काजल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, कोई दौड़ो, हमारी गली में चोर घुस आया है, पकड़ो इसे। चोर चोर की आवाज सुनते ही रोहित बुरी तरह घबरा जाता है और रेनू का हाथ छोड़कर अंधेरे में तेजी से भाग जाता है। रेनू हड़बड़ाकर पीछे मुड़ती है और काजल को सामने खड़ा पाकर, देवरानी जी, तुम यहाँ कहाँ है चोर? अरे जेठानी जी, वो चोर तो मुझे देखकर तुम दबाकर भाग गया, लेकिन आप वैसे इतनी रात को यहाँ बाहर क्या कर रही हैं? वो मैं तो बस ऐसे ही हवा खाने बाहर आई थी। जेठानी जी, आपको अब मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। काजल की बात सुनकर रेनू पूरी तरह झिझक जाती है और बिना कुछ बोले चुपचाप गर्दन झुकाकर घर की तरफ चलने लगती है। ऐसे ही 3 दिन के बाद रेनू हॉल में बैठी होती है और वो बार बार फोन देख रही होती है। तभी फोन पर एक मैसेज आता है और रेनू डर के मारे परेशान हो जाती है और घर के बाहर जाने लगती है। ये सब देखकर रसोई के दरवाजे से बाहर आ रही काजल, जेठानी जी इतनी डरी हुई क्यों है? वो फिर से चुपके से बाहर निकल रही हैं। काजल रेनू का पीछा करती हैं। रेनू बाजार में एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी रोहित वहां आकर, रेनू देखो, मैं एक बार तुम्हें अपनी जिंदगी से खो चुका हूँ, मैं दोबारा तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगा। फिर तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा ना। रोहित, अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं किसी और की पत्नी हूँ। अब तुम मुझे पूरी तरह भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तभी काजल अचानक उन दोनों के सामने आ जाती है। ए लड़के, ये क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ो इनका हाथ
और भागो यहाँ से, नहीं तो अभी शोर मचाकर पूरे बाजार को इकट्ठा कर लूंगी और सब मिलकर तुम्हारी अच्छी पिटाई कर देंगे। रोहित घबराकर बाजार की भीड़ में गायब हो जाता है। रेनू रोने लगती है, तभी काजल उसका हाथ पकड़कर, देखिए जेठानी जी, मैं नहीं जानती कि वो आदमी कौन है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो आपका पास्ट है और मैं उसको आप पे खूबसूरत प्रेजेंट कभी खराब नहीं होने दूंगी। चलिए अब मेरे साथ घर चलिए। काजल उसे लेकर घर आती है, दोनों रेनू के कमरे में बैठकर बातें करते हुए। जेठानी जी प्लीज मुझे साफ साफ बता दीजिए ना कि आखिर वो आदमी है कौन। आप इतनी बड़ी परेशानी अपने दिल में लेकर क्यों घूम रही है, मुझे बताइए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। काजल, क्या तुम्हें सच में मुझ पर पूरा भरोसा है? क्या तुम मेरे बारे में कुछ गलत नहीं सोचोगी? देखिए जेठानी जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कितनी संस्कारी हैं। मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। आप कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। अच्छा तो सुनो, वो मेरा कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है काजल, बल्कि वो मेरा एक्स हस्बैंड है, मेरा पहला पति है। क्या? एक्स हस्बैंड? आपका पहला पति है? हे भगवान, मुझे तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है जेठानी जी। हाँ काजल, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि वो वापस आ गया है। मैं किस सिचुएशन में उसके साथ शादी के बंधन में बंधी थी, क्या तुम वो पूरी कहानी सुनना चाहोगी? हाँ जेठानी जी, प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बताइए कि आखिर हुआ क्या था। ये उन दिनों की बात है जब मैं कोचिंग क्लासेस जाया करती थी। रोहित भी हमारे साथ उसी कोचिंग में पढ़ता था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई, जान पहचान बढ़ी और फिर हम दोनों एक ही कॉलेज में आ गए। हमारा प्यार और गहरा होता गया। कॉलेज की कैंटीन में रेनू और रोहित टेबल पर आमने सामने बैठे हुए थे और रेनू बहुत परेशान लग रही होती है। रोहित, मैंने अपने घर वालों को साफ साफ बता दिया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे मम्मी पापा तो किसी तरह मान गए हैं, लेकिन मेरे जो दादा दादी हैं वो बहुत पुराने ख्याल के हैं। वो अपनी जिद पर अड़े हैं कि वो मेरी शादी तुमसे कभी नहीं होने देंगे। हे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए रेनू? तुम बताओ, मैं तैयार हूँ। प्लीज रोहित, इससे पहले कि मेरे मम्मी पापा दादा दादी के दबाव में आकर अपने फैसले से पलट जाए, तुम तुरंत मुझसे कोर्ट मैरिज कर लो। तब तो हमारे घर वाले ना चाहते हो मान जाएंगे। रोहित रेनू की बात मान लेता है और दोनों जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके बाद रोहित रेनू को उसके घर के बाहर छोड़ते हुए, रेनू तुम अभी अपने घर जाओ और मम्मी पापा को सब बता दो। मैं तुम्हारे रहने का पूरा बंदोबस्त करके तुम्हें यहाँ से सम्मान के साथ लेने आता हूँ। रेनू अंदर जाती है और अपने घर वालों को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद रेनू रोहित का बहुत इंतजार करती है, लेकिन उस दिन वो नहीं आता। अगले दिन रेनू उसे बहुत फोन लगाने की कोशिश करती है। तभी रेनू देखती है कि रोहित ने उसे हर सोशल साइट से ब्लॉक कर दिया है। रेनू जब अपने घर वालों को ये बात बताती है, तब गुस्सा होते हुए उसकी दादी, कैरोलिना अपने मन की, हम सब मना करते थे कि उस लड़के के चक्कर में मत पड़, वो सही नहीं है, लेकिन तू हमारी बात मानी नहीं। देख, अब छोड़ गया ना तुझे बीच राह में। अब हम जहाँ बोलेंगे तुझे वही चुपचाप शादी करनी होगी। उस दिन के बाद से उसका कोई अता पता नहीं था। फिर मेरी शादी इस घर में हुई। अब मैं तुम्हारे जेठ जी से बहुत प्यार करने लगी हूँ। उन्हें ही अपना सब कुछ मानती हूँ। मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। वो मेरी लाइफ में ऐसे मोड़ पर वापस आया है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती। कोई बात नहीं जेठानी जी, अब आप बिल्कुल मत रोइए। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हम इस मुसीबत से मिलकर बाहर निकलेंगे। उस समय से काजल हर वक्त रेनू के साथ साए की तरह रहने लगती है। जब भी रेनू के फोन पर रोहित का मैसेज आता है, काजल ही उसका रिप्लाई करती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। दोपहर के समय रेनू घबराकर काजल के कमरे में आ जाती है और अपने फोन पर रोहित के मैसेज दिखाते हुए, देखो ना काजल, आज दीपक घर पर नहीं है और वो रोहित मुझे बार बार बाहर मिलने के लिए बुला रहा है। वो धमकियां दे रहा है। मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। जेठानी जी, आप बिल्कुल मत डरो। आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ। आज की पूरी रात मैं यही आपके कमरे में आपके साथ ही रहूंगी। देखते हैं वो क्या करता है। रात के ठीक 12 बज रहे होते हैं। कमरे की बत्ती बुझी हुई होती है। तभी अचानक कमरे की खिड़की का दरवाजा खुलता है और रोहित चुपके से कमरे के अंदर आ जाता है। रेनू और काजल उठकर खड़ी हो जाती हैं। रेनू, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें 3 बार समझाने की कोशिश कर चुका हूँ कि अपने इस पति को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो और मेरे साथ वापस आ जाओ। तुम मान क्यों नहीं रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओह हेलो, अच्छा इतना प्यार करते हो उससे? उसके बिना एक पल नहीं रह सकते? तो फिर कोर्ट मैरिज करने के तुरंत बाद उसे छोड़कर भाग क्यों गए थे? क्यों हर जगह से इसका नंबर ब्लॉक कर दिया था? तुम्हें सिर्फ एक तरफ की कहानी पता है छोटी बहू। तुम्हें दूसरी तरफ की असली कहानी बिल्कुल नहीं पता। जब मैं घर गया और घर जाकर अपनी माँ को बताया तो उन्होंने मेरी शादी को मानने से इनकार कर दिया और साथ ही मुझे धमकी दी कि अगर मैं जबरदस्ती उस लड़की को लेकर यहाँ पहुंचा तो वो खुद को जला लेंगी।
उनका मानना था कि कोर्ट मैरिज करने वाली लड़की कभी अच्छी बहू नहीं बन सकती और मजबूरी में मुझे रेनू को हर जगह से ब्लॉक करना पड़ा। रोहित, जो कुछ भी हुआ वो हमारा बीता हुआ कल था, लेकिन अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। जो तुम कह रहे हो वैसा अब जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। तुम लौट जाओ। ठीक है, अगर तुम्हारा यही अंतिम फैसला है तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। मेरे पास आज भी हमारी उस कोर्ट मैरिज के असली पेपर्स मौजूद हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट में तुम्हारी ये नई शादी तोड़ सकता हूँ। रोहित, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा घिनौना मजाक करोगे। तभी घंटी जोर से बजने लगती है। रोहित खिड़की से कूदकर अंधेरे में गायब हो जाता है। तभी काजल रेनू से, जेठानी जी, जो हुआ उसे भूल जाइए और जेठ जी से हंसकर मिलिए। बाकी बातें हम बाद में सोचेंगे। अगले दिन रोहित अपने कमरे में बैठा अपने आप से, रेनू सिर्फ अपने उस नए पति की वजह से मुझसे दूर भाग रही है ना। अब देखो मैं उसके उस पति के साथ क्या हश्र करता हूँ। हेलो कमलेश, अपने 2-3 गुंडों को साथ लेकर तुरंत आ। एक आदमी को ठिकाने लगाना है। शाम को दीपक अपनी बाइक से ऑफिस से घर की तरफ लौट रहा होता है। तभी एक सुनसान रास्ते पर रोहित अपने गुंडे दोस्तों के साथ उसकी बाइक के आगे आ जाता है। गुंडे दीपक को बाइक से गिराकर लाठियों से बेरहमी से पीटने लगते हैं। अरे तुम लोग कौन हो और मुझे इस तरह रास्ते में रोककर मार क्यों रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, अरे मैं कौन हूँ ये बात जाकर अपनी उस संस्कारी पत्नी रेनू से पूछना, वो तुझे सब कुछ अच्छे से बता देगी। गुंडे दीपक को इतना मारते हैं कि वो लहूलुहान होकर सड़क पर बेहोश हो जाता है। रोहित वहीं खड़े होकर रेनू के मोबाइल पर फोन लगाता है। हेलो रेनू, तेरा वो नया पति यहाँ रास्ते पर अधमरा पड़ा हुआ है। अगर इसकी जान प्यारी है तो तुरंत आकर इसका इलाज करवा ले। रेनू अपने पूरे परिवार को लेकर उस जगह पर पहुंचकर दीपक को लेकर अस्पताल जाती है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। दीपक को होश आता है जहां पूरा परिवार दीपक के बेड के सामने खड़ा था। तभी रोहित वहां जाकर, रेनू देख, तेरा वो पति अभी सिर्फ जिंदा है, मरा नहीं है। अब तू सीधे सीधे बोल कि तू क्या करना चाहती है। तू मेरी होना चाहती है या फिर अपने इस पति को हमेशा हमेशा के लिए मरा हुआ देखना चाहती है? रेनू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिना सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ रोहित के गाल पर जड़ देती है। रोहित, तू खुद को समझता क्या है? तूने मुझे क्या कोई बाजार का खिलौना समझ रखा है? पहले तूने मुझसे चुपके से कोर्ट मैरिज की, फिर जब मैं तेरा घर पर इंतजार करती थी तो तू अचानक गायब हो गया, ना कुछ बताया। तूने ये भी नहीं सोचा कि तूने एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। और आज जब मैंने इस घर में शादी कर ली, अपना नया घर बसा लिया, तब तू वापस आ गया अपना पुराना हक जताने के लिए। रेनू की ये बात सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ रेनू? दूसरा पति? ये लड़का क्या बकवास कर रहा है? अरे नहीं माँ जी, दूसरा पति नहीं, मैं इसका पहला और असली कानूनी पति हूँ। अगली बार मैं सबूत के साथ आऊंगा। अभी जा रहा हूँ। रोहित वहां से हंसता हुआ चला जाता है। सतीश और कमला गुस्से और सदमे में रेनू की तरफ देखने लगते हैं। बहू, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम अपने अतीत को छिपाकर हमारे बेटे की जिंदगी से खेल जाओगी। अभी तो आप लोगों को सिर्फ आधा सच पता है, बाकी का आधा सच आप मुझसे सुनिए। काजल घर के सभी लोगों को पूरा सच बताती है। काजल की बातें सुनकर पूरे परिवार की आंखें खुल जाती हैं। बहू, मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि मैं तुम्हारी मजबूरी और तुम्हारे साफ दिल को समझ ही नहीं पाया। हाँ रेनू, तुम्हारे साथ अतीत में इतना सब कुछ गलत हुआ, फिर भी मैं एक पति होकर तुम्हारी परेशानियां और तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया। लेकिन अब तुम बिल्कुल मत डरो, मैं हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। दीपक डिस्चार्ज होकर अपने घर आता है और वो लोग पहली फुर्सत में कोर्ट जाकर डाइवोर्स पेपर तैयार करवाते हैं और उसे लेकर रोहित के घर जाकर डाइवोर्स पेपर रोहित के मुंह पर मारते हुए, तूने मेरी पत्नी के साथ फर्जी शादी की और भाग गया और पिछले कई दिनों से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, इन सब चीजों के पक्के सबूत हैं हमारे पास। अगर तू अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे नहीं काटना चाहता और समाज में सिर उठाकर जीना चाहता है तो चुपचाप इन डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दे, नहीं तो तेरा ये पूरा परिवार इस नए मोहल्ले पूरे शहर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। रोहित, देख, अपनी फालतू की जिद छोड़ दे और साइन करके इस बात को खत्म कर दे। रोहित जेल की धमकी सुनकर डर जाता है और पेपर पर साइन कर देता है। वो लोग पेपर लेकर अपने घर आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।